धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज शाम 6 बजे होगी। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। हरिद्वार में माता कृष्णा उद्यान का उद्घाटन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सीएम धामी भी हुए शामिल। बड़ी संख्या में पहुंचे अनुयायी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा आज। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 5वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। शाम 4 बजे दिल्ली के लिए भी होंगे रवाना। नमस्कार, होम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक आज शाम 6 बजे सचिवालय में होगी। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी लग सकती है मोहर। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां भी जोरों शोरों से जारी हैं और शाम 6 बजे कैबिनेट की अहम बैठक भी होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी मोहर लग सकती है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर इस दौरान चर्चा भी संभव है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। शाम 6 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी और बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के अहम प्रस्ताव इस कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं? धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होनी है और आज शाम 6 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। और कैबिनेट की बैठक की अगर बात करें तो कई ऐसे प्रस्ताव है जिन पर माना जा रहा है कि आज मोहर लग जाएगी और सभी कैबिनेट मंत्री आज सचिवालय में बैठक में शामिल होंगे। देखिए, अगर देखा जाए कि अध्यक्षता में बैठक होनी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की और प्रदेश में कृषि संबंधी योजनाओं को लेकर कई फैसले लिए जा सकते हैं। इसमें ड्रैगन फ्रूट खेती की नीति की बात करें तो उसमें कीवी मोड़ अनाज को बढ़ावा देने के लिए नीति शामिल है और उस पर जो है मोड़ लग सकती है। इसके अलावा अगर उधम सिंह नगर जिले में जिसमें ग्राम पंचायत सिसोली कला है, सिरौली कला की बात करें तो उसे नगर पंचायत में बनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। इसके साथ ही स्ट्रीट चिल्ड्रन नीति भी कैबिनेट में रखी जा सकती है। तो वही अन्य अगर देखा जाए तो वेडिंग जो है डेस्टिनेशन पॉलिसी, होम स्टे सेवा योजना को लेकर भी प्रस्ताव आ सकता है। तो ये तमाम प्रस्ताव माने जा रहे हैं कि आज की जो कैबिनेट बैठक होगी इसमें सामने आएंगे और जिन पर जो है माना जा रहा है कि लगभग मोहर लग सकती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण इन मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बैठक है। अब देखना होगा कि आखिरकार शाम जब 6 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी तो इस तरह के प्रस्ताव आते हैं, उनमें से कितने जो प्रस्ताव है उन पर मोहर लगती है। जी योगेश, क्योंकि चारधाम यात्रा की शुरुआत भी होने जा रही है राज्य में, क्या उसको लेकर भी चर्चा संभव है? क्योंकि देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उत्तराखंड में पहली प्राथमिकता रहती है कि जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन तक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। हाँ, देखिए बिल्कुल इस साल जो कैबिनेट की बैठक होनी है और ऐसे में सरकार का मुख्य जिम्मे तौर पर ये चारधाम यात्रा है और अगर इसकी पूरी देखा जाए तो कैबिनेट बैठक के साथ साथ जो है प्रस्ताव पर मोहर लगेगी। उसके बाद जो है चारधाम यात्रा को लेकर कहीं न कहीं इस पर चर्चा हो सकती है और कई अहम जो है जिम्मा जो है मंत्री को सौंपा जा सकता है कि ताकि जो है वो वहाँ की तमाम जिम्मेदारियों को देखें कि जो है कैटेगरी के हिसाब से जो देखा जाए तो कई ऐसे महकमे होते हैं जो छोटी सबके पास है और मंत्रियों के पास जो 18 विभाग प्रमुखों की बात है तो उसको लेकर भी वहाँ पर बातचीत हो सकती है कि कितनी तैयारियां की गई हैं, कितनी उनकी व्यवस्था हो चुकी है, कितना तैयार हम चारधाम यात्रा को लेकर है और अगर ऐसे में कोई खामी है तो उसको दूर करने की नीति वहाँ दी जा सकती है और मंत्री को भी सलिनेशन का जो है कहीं ना कहीं जो है जिम्मा सौंपा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर ये कैबिनेट बैठक जो है अहम है। उसमें कई जहाँ प्रस्ताव आएंगे तो वहीं कई अहम ऐसे फैसले जो है राज्य के लिए ले जाएंगे जिसको लेकर आने वाले समय में समस्या साबित करते हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान अध्यक्ष ओम बिरला हरिद्वार में पहुंचे हुए थे, जहां पर हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने गंगा पूजन भी किया। साथ ही शोभा यात्रा में शामिल हुए और नवनिर्मित माता कृष्णा उद्यान का भी शुभारंभ किया। इस दौरान राज्य के कई विधायक और पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
देशों में 122वें नंबर पर प्रेम प्रकाश मंडल की स्थापना की, जो आज भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर, अभी आदरणीय ओम जी बता रहे थे कि जयपुर में भी एक बहुत बड़ा आश्रम है, और पूज्य महाराज जी बता रहे थे कि 100 से ज्यादा स्थानों पर ऐसे बड़े बड़े आश्रम संचालित हो रहे हैं, जो मानव सेवा का अप्रियतम उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। मुझे यह भी अवगत कराया गया कि आज प्रेम प्रकाश मंडल द्वारा निर्धन परिवार के बच्चों को शिक्षा हेतु सहयोग, निर्धन परिवारों की बच्चियों का सामूहिक विवाह करवाने और नेत्र चिकित्सालय का निःशुल्क संचालन करने और रामेश्वरम और उज्जैन में घाटों का निर्माण करने जैसे विभिन्न कार्यों के माध्यम से मानवता की सेवा की जा रही है। इसके साथ ही हरिद्वार में विभिन्न घाटों पर गुरुमुख ध्यान केंद्रों का निर्माण भी किया जा रहा है। इसी क्रम में धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत धर्म नगरी हरिद्वार में प्रेम प्रकाश मंडल द्वारा नवनिर्मित ये माता कृष्णा उद्यान पार्क भी मानव सेवा का एक सुंदर उदाहरण है, और ये आप सबकी जीवटता है, आप सबका संकल्प है। मैं उनके बारे में बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन अनेक चुनौतियों के बाद भी आज ये सुंदर पार्क यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है, सुंदर उद्यान बनकर तैयार हो गया है। इसके लिए मैं प्रेम प्रकाश मंडल सदगुरु स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज को बहुत साधुवाद देता हूँ। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य भी तेजी से हो रहा है। चाहे आज वाराणसी में भव्य और दिव्य काशी का निर्माण हो, काशी कॉरिडोर का निर्माण हो, उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हो, या हम सब के आराध्य देव भगवान राम जहां पैदा हुए अयोध्या में, वहां पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, या फिर अभी हाल ही में प्रयागराज में संपन्न हुए भव्य महाकुंभ का विश्व स्तरीय आयोजन हो, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत विश्व के एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में पुनः स्थापित हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में विकास कार्यों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं संवर्धित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज जहां एक और केदार धाम एवं बद्रीनाथ धाम में बृहद स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं, वहीं हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही बाबा केदारनाथ धाम एवं हेमकुंड साहब के लिए रोपवे की स्वीकृति भारत सरकार ने कर दी है, उसके लिए धनराशि भी स्वीकृत कर दी है। आने वाले समय में जो वृद्ध हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, और हेमकुंड साहब और केदारनाथ की यात्रा जिनके लिए अत्यंत कठिन होती थी, वो यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। बहुत आसानी से बाबा के दर्शन हो पाएंगे, हेमकुंड साहब लोग पहुंच पाएंगे। इतना ही नहीं, आप लोगों को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी सरकार ने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की पढ़ाई प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया है। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े विभिन्न विषयों पर शिक्षण और शोध कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसके लिए हमने प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून लागू किया है। साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड की जनता से किए गए अपने वादे को निभाते हुए अभी हाल में हमने पूरे देश के अंदर सबसे पहले हम सबको, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को एक गौरव प्राप्त हो गया कि देश की आज़ादी के बाद जो देश का संकल्प था, देश की प्रतीक्षा थी, सबके लिए समान कानून लागू होना चाहिए, वो देवभूमि उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में रहने वाले हर वर्ग के व्यक्ति के लिए, हर जाति के वर्ग के लोगों के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। भाइयों बहनों, ये ऐतिहासिक कार्य हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर लागू किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार इसी प्रकार आगे भी प्रदेश में विकास की गंगा बहाने के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है, आप सब 2027 में
यहाँ कुंभ प्रस्तावित है और आप सबके द्वारा आगे इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर रहने वाला है। पूज्य भगत प्रकाश जी महाराज और प्रेम प्रकाश मंडल के सदस्यों का मैं विशेष रूप से मैं उनका आह्वान करना चाहूँगा कि इस पुनीत कार्य में अभी से हम लोग उसकी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। उसमें आप सबका सहयोग और आप सबका आशीर्वाद, आप सबका मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है प्रदेश की जनता के आशीर्वाद और सहयोग से हम अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए निरंतर काम करते रहेंगे और अवश्य इसमें सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः मैं आदरणीय ओम बिरला जी, सदगुरु स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज सहित प्रेम प्रकाश मंडल के सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। द्वाराहाट नगर में ऐतिहासिक पौराणिक सांस्कृतिक मेला श्यालदे बिखोती में दूसरे दिन बट पूजा के साथ नौजुला के दल के 9 ग्राम सभाओं में ओडा भेंटने की रस्म अदा कर मेले को आगे बढ़ाया गया, जिसकी शुरुआत क्षत्रिय विधायक मदन सिंह बिष्ट ने रिबन काटकर की। मुख्य गेट पर विधायक द्वारा नौजुला दल के सभी थोकदार और प्रधानों को माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया गया। हरिद्वार के धनपुरा में हुए धमाके की कहानी में अब चौंकाने वाला मोड़ सामने आ गया है। जो धमाका पहले थिनर के ड्रम फटने को अब बताया जा रहा था, वो असल में अवैध पटाखा फैक्ट्री का खेल निकला। मौके पर पहुंचे एसपी देहात शेखर चंद शुयाल ने खुलासा किया कि गोदाम की आड़ में पटाखे बनाने का काम चल रहा था और वहीं से ये धमाका भी हुआ। धनपुरा के कबाड़ी गोदाम में हुए इस तेज धमाके ने पूरे इलाके में दहशत मचा दी। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। पुलिस ने गोदाम मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। चौकी इंचार्ज यहाँ पे आए तो उस समय जो प्रथम दृष्टया लग रहा था कि ये कबाड़ का काम भी ये सबसे करते हैं, तो कबाड़ के किसी सामान में विस्फोट हुआ। लेकिन उसके साथ ही सर्च किया, यहाँ पुलिस ने थोड़ा संदिग्धता लगी और शायद लोगों का जो बाहर लोग इकट्ठा थे उन्होंने भी कहा कि यहाँ हो सकता है पटाखे बनाने वाला काम इलीगली हो रहा हो। तो इस बिहाफ पे पुलिस ने प्रॉपर्ली पूरे घर को सर्च किया तो यहाँ काफ़ी ऐसा सामान जो पटाखे बनाने में इस्तेमाल होता है वो हमारी टीम को मिला है। एफएसएल टीम ने इस बात को तस्दीक किया। लाइसेंस जो होता है वो दिखाने से वो नहीं दिखा पाया, तो उस बिहाफ पर ये प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि ये जो पटाखे बनाने का इलीगल काम यहाँ पे हो रहा था। तो हम अपनी तरफ से, पुलिस की तरफ से इसमें मुकदमा होगा, आगे की जो लीगल प्रोसीडिंग है। लोहाघाट के पूर्व सैनिक मयंक ओली के द्वारा तैयार किए गए युवाओं से 23 युवाओं का अग्निवीर के लिए चयन हुआ है। सोमवार को लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी छमनिया स्पोर्ट्स स्टेडियम लोहाघाट पहुंचे, जहां पूर्व सैनिक कोच मयंक ओली की अध्यक्षता में हुए सम्मान समारोह में विधायक अधिकारी ने अग्निवीर में चयनित सभी युवाओं को सम्मानित करते हुए भविष्य की शुभकामनाएं भी दी हैं। विधायक अधिकारी ने कोच ओली को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे श्री मयंक ओली जी को, जो निस्वार्थ भाव से इस ऐसे नेक कार्य को कर रहे हैं। क्योंकि आज का युवा नशे की ओर जिस प्रकार से लालायित हो रहा है, उस नशे की ओर से मोड़कर जो उनके करियर को सफल बनाने में आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हमारे सम्मानित ओली जी हैं। क्योंकि आज के समय में ऐसे व्यक्तियों का मिलना बहुत नामुमकिन ही समझिए। क्योंकि हम देख रहे हैं जहाँ एक प्रकार से क्षेत्र से पलायन हो रहा है और तमाम नशे की लतें युवाओं को नशे की लतों में चल रहे हैं, वहाँ आप जैसे वीर जो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। और मैं अपने युवा साथी जो आज हमारे अग्निवीर के रूप में देश की सेवा करने जा रहे हैं, उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि वो देश की सेवा करें और अपना स्वच्छ, अपना अच्छा जीवन अनुशासन के रूप में व्यतीत करते हुए पुनः समाज की सेवा करें। इसके लिए बहुत बहुत चंपावत के टनकपुर नगर के वार्ड संख्या 5 नई बस्ती में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने
पति समेत अन्य ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अस्पताल परिसर में तहसील मजिस्ट्रेट जगदीश गिरी की मौजूदगी में महिला एसआई हिमानी गहतोड़ी ने पंचनामा भरा और 2 चिकित्सकों के पैनल से शव का पोस्टमार्टम भी कराया। पुलिस को सौंपी तहरीर में पीलीभीत के ग्राम चहलोरा थाना न्यूरिया हुसैनपुर निवासी जितेंद्र लाल ने कहा है कि उसकी बहन हेमलता की शादी 12 मई 2022 को पस्ती निवासी निर्मल सक्सेना के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ससुराली उनकी बहन को प्रताड़ित करने लगे थे। इसकी शिकायत मायके आने पर बहन ने की थी। उसने बताया कि मां और पिता बहन को लेकर ससुराल आए और आपसे समझौता कराया था, लेकिन इसके बाद फिर मारपीट और प्रताड़ना शुरू की गई थी। उसमें एक संदिग्ध की अवस्था में मौत हुई थी और जिसको हॉस्पिटल में ले गए थे, जहाँ पर हमें पुलिस को अवगत हुआ। पुलिस के मौके पर पहुंची तथा उसके परिजन से मायके पक्ष वालों ने हमें तहरीर दी, जिसमें 80/2 दहेज हत्या और उत्पीड़न में मुकदमा लिखा गया, जिसकी विवेचना मेरे द्वारा की जा रही है और इसमें साक्ष्य इकट्ठा करके जो भी उसमें दोषी है उसकी विरुद्ध कार्रवाई की जाए। हरिद्वार यूनिवर्सिटी में 2 दिन पहले हुए एक कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग आपस में झगड़ते हुए और धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक झगड़ा की असली वजह सामने नहीं आ पाई है। वहीं वीडियो के आधार पर 16 अज्ञात छात्रों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। साल 2023 में उत्तराखंड सरकार ने मिलेट्स मिशन लॉन्च किया था, जिसके तहत मोटे अनाज की खेती और खपत को प्रोत्साहित किया जाना था और अब सरकार ने मिलेट नीति पर काम करना भी शुरू किया है। दावा है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी, जिस पर विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। मिलेट्स नीति क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में मिलेट नीति की तैयारी, कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की तैयारी, किसानों की आय बढ़ाने पर है जोर। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार मोटे अनाज यानी मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। मिलेट मिशन के बाद अब मंडुआ, झंगोरा जैसे मोटे अनाजों के प्रोत्साहन के लिए पहली बार नीति लाने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड की मिलेट नीति का प्रारूप बन चुका है और कैबिनेट की आगामी बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव लाने की तैयारी है। प्रस्तावित नीति में मंडुआ एकत्रीकरण और पंक्ति में बुआई के लिए प्रोत्साहन राशि के साथ ही बीज और बायो फर्टिलाइजर का अनुदान समेत अन्य प्रावधानों पर जोर दिया गया है। देखिए, सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है किसानों के बारे में सोचने के लिए और जिस प्रकार से हर महीने किसान के खाते में निधि जाती है, किसान निधि जाती है, वो यह दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से किसानों के बारे में सोचती है और उस पर कार्य करती है। और जहाँ तक रही बात मिलेट्स योजना की, तो जब उत्तराखंड बना था, तो कोदा जंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे वाली नीति पे उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। तो ये जो मोटे अनाज के रूप में यहाँ पर मिलेट्स की पैदावार होती है और इससे लोगों को स्वरोजगार में भी काफी फायदा मिलता है, जिससे लोग घर बैठे अपना घर में बैठे अपना घर का पालन कर सके। पहले 1,27,733 हेक्टेयर में होती थी मंडुआ की खेती, अब 68,806 हेक्टेयर में हो रही है मंडुए की खेती। सरकार ने 2023 में मिलेट मिशन किया था लॉन्च। बीते सत्र में 31,500 क्विंटल मंडुआ की खरीदारी। दरअसल देवभूमि उत्तराखंड में मंडुआ, झंगोरा, रामदाना, कौड़ी समेत अन्य छोटी मिलेट फसलें उगाई जाती रही हैं। पर्वतीय जिलों की परिस्थितियों के हिसाब से ये फसलें उपयुक्त हैं। हालांकि गांव से पलायन और मौसम की मार सहित कई कारणों से इन फसलों की खेती का दायरा सिमटता जा रहा है। राज्य गठन के वक्त प्रदेश में 1,27,733 हेक्टेयर में मंडुआ की खेती होती थी, जो अब घटकर 68,806 हेक्टेयर रह गई है। यही स्थिति झंगोरे की भी है। इन आंकड़ों को देखते हुए 2023-24 में मिलेट मिशन लॉन्च किया गया, जिसके बाद पहले सत्र में
20,000 और बीते सत्र में 31,500 क्विंटल मंडुआ की खरीदारी हुई। मिलेट्स योजना जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर बात करी थी कि मोटे अनाज की ज्यादा खपत होनी चाहिए, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कार्यशैली होनी चाहिए, नीतियां बननी चाहिए। तो उसी क्रम में हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मिलेट्स नीति लाने की बात करी है और निश्चित रूप से ये मिलेट्स नीति आने के बाद उत्तराखंड में माताओं, बहनों, लोगों को इसका फायदा होगा और मोटा अनाज जहां से जब स्वरोजगार की तरफ बढ़ावा देने को कार्य करते हैं, उसी प्रकार से मोटा अनाज हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तो मिलेट्स नीति लाने के पीछे सबसे बड़ा प्रयोजन हमारे उत्तराखंड का विकास भी है, उत्तराखंड की पहल भी है और जहां तक रही बात जंगली जानवरों से फसल नष्ट होने की, तो उसको लेकर हमारी सरकार पूरी तरह से गंभीर है और उस पर कार्य हो रही है। जब मिलेट्स नीति आएगी तो इन सब चीजों को भी, पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा और ध्यान केंद्रित करते हुए ही हर नीतियों को यहाँ पर धरातल पर लाया जाए। किसानों से 42.90 रुपए प्रति किलो की गई खरीदारी। मंडुआ एकत्र करने पर समूह को 300 प्रति क्विंटल राशि। बीज, बायो फर्टिलाइजर पर 80% तक अनुदान। मिलेट की खेती पर किसानों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। किसानों से मंडुआ 42 रुपए 90 पैसे प्रति किलोग्राम की खरीद की गई। उसी मिशन को देखते हुए अब सरकार मिलेट नीति पर विचार कर रही है, जिसमें यह प्रावधान की व्यवस्था की गई कि मंडुआ एकत्रीकरण करने वाले समूह को 300 रुपए प्रति क्विंटल और पंक्ति में बुआई करने वाले किसानों को 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही बीज, पोषक तत्व और बायो फर्टिलाइजर पर 80% तक अनुदान के साथ ही मंडुआ की उन्नत प्रजातियों के बीज की उपलब्ध कराने और किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। झंगोरा, सांवा, कौड़ी समेत अन्य मिलेट फसलों पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मैं तो समझता हूँ कि ये कांग्रेस की नीति को आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। मुझे खुशी है इस बात की। आपको ध्यान होगा कि हम सरकार में रहें चाहे न रहें, हम स्थानीय स्तर पर और ख़ास करके पहाड़ी उत्पादों को पूरे विश्व में एक पहचान मिले, उसके लिए प्रयासरत रहते ही हैं। मंडुआ समेत मिलेट फसलों को मिलेगा बढ़ावा। बीज, सूक्ष्म तत्वों की आपूर्ति से बढ़ेगा उत्पादन। पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों की आय में बढ़ोतरी। सरकार की नीतियों पर विपक्ष उठा रहा सवाल। मिलेट नीति को लेकर दावा किया जा रहा है कि इससे मंडुआ समेत अन्य मिलेट फसलों को बढ़ावा मिलेगा। उन्नत प्रजाति के बीज और सूक्ष्म तत्वों की आपूर्ति से उत्पादन बढ़ेगा। किसानों को विपणन के लिए अन्यत्र जाने की झंझट से मुक्ति के साथ ही पर्वतीय क्षेत्र के किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। मौजूदा वक्त में मिलेट की खेती करने वाले किसान कम हो रहे हैं। पहाड़ों में सुविधाएं नहीं मिलने के बाद लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं। सरकार की मिलेट नीति पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर लोग पहाड़ से पलायन करने को मजबूर क्यों हैं? विपक्ष कह रहा है कि सरकार सिर्फ नीति बनाती है, लेकिन कार्य कुछ नहीं होता। हरीश रावत जी, आपने हमेशा देखा होगा, बतेरे लोगों को शिकायत रहती है कि हरीश रावत जी इन चीज़ों को ज़्यादा चलाते हैं। तो ये हरीश रावत जी का प्रयास है जिसको कि धामी सरकार आगे बढ़ा रही है। तो हमें खुशी है इस बात की। स्थानीय स्तर पर जो उत्पादित होने वाला माल है उसकी अगर डिमांड बढ़ती है तो हमारे किसानों को इसका फ़ायदा होगा। तो हमारी ये नीति है और इस हमारी नीति को अगर सरकार मुहर लगा रही है तो हमें खुशी है। उत्तराखंड में पहले 1,27,733 हेक्टेयर में मंडुआ की खेती हो रही थी, अब आधे से कम है। सवाल है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राज्य गठन के 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी स्थिति यह है कि पहाड़ आज भी पलायन कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ में सुविधाओं का अभाव है और लोगों के पास रोजगार नहीं है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां सड़क तक निर्माण नहीं हुआ। ज्यादातर इलाकों में ना तो बेहतर शिक्षा की व्यवस्था है, ना ही स्वास्थ्य की। ऊपर से रोजगार भी नहीं है, लिहाजा लोग पहाड़ से पलायन कर मैदानी इलाकों में आ रहे हैं। अब सरकार मिलेट नीति पर काम कर रही है और दावा है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।